हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं, पाठ नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत के संदर्भ में है। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम विश्व के रेफरेंस से बात कर चुके हैं। अब ये जो बुक है इसमें सभी चैप्टर भारत के संदर्भ में है। आपने इसका वन शॉट वीडियो देखा होगा, वन लाइनर देखा होगा, तो लीजिए वापस वैसे ही हम पुनः एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए पाठ में क्या है, पाठ में देखेंगे व्यापार। व्यापार क्या होता है आपको बता चुके हैं कि जब दो देशों के मध्य कुछ वस्तुएं है ना, कोई निश्चित वस्तुएं होती है, उनका निश्चित वस्तुओं का निश्चित नियमों के अनुसार व्यापार होता है। निश्चित वस्तुएं संसाधन होती है और उनके कुछ निश्चित नियम होते हैं, उससे व्यापार होता है, उसे हम व्यापार कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों देशों के मध्य संसाधन क्या होनी चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था विश्व के रेफरेंस में रियो डी जेनेरो ब्राजील का और कैपटाउन पढ़ा था हमने, उनके मध्य व्यापार क्यों नहीं होता है, क्योंकि दोनों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो है या जो संसाधन है वो समान है। जब संसाधन कब व्यापार कब होगा, जब मैं आपको कुछ बेच रहा हूँ वो आपके पास नहीं है और आप जो मुझे बेच रहे हैं जो मेरे पास नहीं है, तभी व्यापार होगा। कुछ फैक्ट्स हैं। 50 से 51 के मध्य भारत का विदेशी व्यापार मूल्य 1214 करोड़ था और 16-17 के मध्य इतना था 44,29,762 करोड़। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये जो पॉइंट्स है ये आपके क्वेश्चंस को सुंदर बनाते हैं, आंसर को सुंदर बनाते हैं, इसलिए फैक्ट्स को याद करना सही है, जरूरी है। आगे देखें हम, आगे आप इसको देखेंगे कि विदेशी व्यापार में इस वृद्धि का निम्न कारण क्या है, कि वृद्धि क्यों हुई है। तो सरकार की उदारीकरण नीतियां, फिर विनिर्माण में प्रगति और बाजारों का विस्तार। व्यापार संतुलन क्या होता है ये भी बड़े विस्तार से बताया था कि जब किसी देश का आयात और निर्यात उसके आधार पर किसी व्यापार का आकलन किया जाता है, उसको हम व्यापार संतुलन कहते हैं। जब आयात ज्यादा होगा तो ऋणात्मक हो जाता है और जब निर्यात ज्यादा होगा तो धनात्मक हो जाता है। यह हमने पढ़ा हुआ है। आगे देखिए हम, भारत के निर्यात का बदलता स्वरूप, कृषि उत्पादों का हिस्सा घटा है। क्यों घटा है? हरित क्रांति के कारण। हरित क्रांति हो गई, हम आत्मनिर्भर हो गए कृषि पर, तो इसका कृषि का जो उत्पाद का निर्यात, पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि निर्यात का मतलब क्या होता है, आयात का मतलब क्या होता है। ये अगर देश है तो आप निर्यात का मतलब होता है कि चीज को आप यहां से बेचेंगे बाहर की ओर, आयात का मतलब होता है चीजों को मंगाना। विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का हिस्सा बढ़ा है ना। फिर कुछ फैक्ट्स हैं। 2016-17 में भारत के कुल निर्यात मूल्य में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 73.6% रही है। ठीक है, आप ये फैक्ट्स आपने देख लिए होंगे। भारत में आयात का बदलता स्वरूप, 50 से 60 के दशक में आयात की बात करें, वस्तुएं जो मंगाई है उसमें खाद्यान्न को मंगाया गया था, लेकिन हरित क्रांति हुई तब खाद्यान्न को बंद कर दिया गया और फिर 73 में ऊर्जा संकट पर पेट्रोल और उर्वरकों का आयात किया गया। भारत में आयात का संगठन 16-17 में दिया रखा है कि ईंधन और फिर पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया जाता है। ठीक है, तो मूल्यों के अनुसार इसमें है तो पेट्रोलियम है और इससे बने उत्पादों का आयात ज्यादा किया जाता है, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात ज्यादा किया जाता है, इनका आयात ज्यादा किया जाता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं हमारे। ये आपने भारत का उद्देश्य आगामी 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी पढ़ी थी, कैसे बढ़ेगी। आयात का उदारीकरण किया जाएगा, आयात करों में कमी की जाएगी और डी लाइसेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। भारत में विदेशी व्यापार सबसे ज्यादा कहां से होता है? समुद्र के द्वारा और वायु मार्ग के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें बेटा हम चैप्टर को रिकॉल कर रहे हैं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। समुद्री मार्ग के हिसाब से बताया था मैंने आपको, आपने जब शॉर्ट वीडियो देखा था तो आपको मालूम होगा कि समुद्री व्यापार के हिसाब से मैंने बताया। यहाँ पे नक्शे के हिसाब से देखिए, मैंने बताया कि जो विदेशी जो लोग आए थे यहाँ से, विदेशी लोग पहले पश्चिमी तट पर आए थे, तो ये एक भौगोलिक कारक हो गया, ऐतिहासिक कारक हो गया। अगर हम बात करें इसके अंदर यहां से बात करें कि यहां पर इसके पास में महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी तट पर ये जो अमीर राज्य हैं, जिसके कारण यहां पर व्यापार ज्यादा होता है, जबकि पूर्वी तट पर उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड, छत्तीसगढ़ गरीब राज्य है। ये कई कारण हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं, जिसमें हमने बात की कि ऐतिहासिक कारक हो गया एक तो, फिर उसके बाद में हमने यहां पर बात कर लीजिए आप भौगोलिक कारक हो गया, जैसे पश्चिमी तट पर पहले आए, उन्होंने मंडियां बनाई यहाँ पर, और आर्थिक कारक हो गया। एक कारक ये भी इसमें कर सकते हैं कि पश्चिमी तट पर नदियां यूं गिरती है, यहां से इधर की तरफ गिरती है, तो पश्चिमी तट पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर समुद्र गहरा है, पानी ज्यादा गहरा है तो आराम से जहाज आते हैं, जबकि यहाँ पर अवसाद के कारण यहाँ पर उथला समुद्र है तो यहाँ पर जहाज आ नहीं पाते हैं। ये कमी है, ये ध्यान रखिएगा। बाद में हम पढ़ेंगे सारे जितने भी हमारे आपके, एक चीज और हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि कराची जो पतन था वो विभाजन के बाद में चले गया पाकिस्तान में, तो हमने कांडला बंदरगाह को विकसित किया, और जो एक पतन और है चिटगांव पतन, वो चले गया बांग्लादेश में, जिसके हमने डायमंड हार्बर पतन है जो हुगली नदी पर है, उसको हमने विकसित किया है।
ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप रिकॉल है बेटा, आप इनको पढ़िए, आपको अच्छा समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। प्रमुख बंदरगाह है वो हम वहीं से लेंगे सीधे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला, किस पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है? किस पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है? आपने इसको, आपको जब आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। हम बात करते हैं विशाखापट्टनम की, कोचीन की, पारादीप की या चेन्नई की। जब ये पतन हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से पतन कहां पर है। देखिए आप, अगर हम बात करें यहां पर तो देखिए आप करेंगे पारादीप की, तो इसका आंसर होगा पारादीप। अब पारादीप में बता देता हूं मैं आपको, यहां पर ये देखिए, यहां पर हम कर लेते हैं पारादीप। देखिए पारादीप पतन कहां पर है? उड़ीसा में है, महानदी डेल्टा पर है। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, ठीक है, जो भारी जहाजों की लुटान के लिए उपयुक्त है, लौह अयस्क के निर्यात के लिए, जो उड़ीसा, झारखंड व छत्तीसगढ़ को सेवाएं प्रदान करता है। अगर हम इसको नक्शे में देखें तो नक्शे में कहां पर होगा? यहां पर आप देखिए, आप नक्शे में कहां पर होगा? पारादीप उड़ीसा में पाया जाएगा और उड़ीसा में यहां पर पारादीप होगा। हम जो मुंबई की बात करें तो मुंबई आपके यहां पर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको चीज याद करनी है। विशाखापट्टनम आपका यहां हो जाएगा, मुंबई आपका यहां पर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपके पारादीप। क्या होगा जी? पारादीप, उड़ीसा। सेकंड क्वेश्चन, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित पतन है। कच्छ की खाड़ी पर के मुहाने पर स्थित पतन है, तो मुंबई है, हल्दिया है, कांडला है या मार्मोगोवा है? चारों की स्थिति मालूम होनी चाहिए आपको। यहां पर हम देखते हैं, अगर हम बात करें मुंबई की तो मुंबई यहां पर हो गया। अगर हम बात करें मार्मोगोवा की तो वो गोवा के पास में हो गया सर। अगर हम बात करें हल्दिया की, हल्दिया वेस्ट बंगाल में हो गया। और एक बच गया कांडला। तो कांडला देखिए, खाड़ी ये खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, तो कांडला यहां पर हो गया। कहां पर हो गया? यहां पर। और आपके पास में एक प्रश्न भी आया हुआ है यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे, ये कच्छ की खाड़ी है और ये खंबात की खाड़ी है। एक क्वेश्चन भी आया हुआ था पहले कि अगर आप गुजरात, राजस्थान के व्यापारी हैं तो आप किस पतन का प्रयोग करेंगे? सबसे पास में कांडला है तो आप कांडला का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? कांडला का। इसको बोलते हैं पृष्ठ प्रदेश। कोई भी बंदरगाह अपने जितने क्षेत्र को सेवाएं उपलब्ध कराता है ना, उसे हम पृष्ठ प्रदेश कहते हैं बेटा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। अभी हम जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल इतना, इसका विस्तार इतना है पृष्ठ प्रदेश का कि वेस्ट बंगाल यहाँ पर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ को तो सेवा प्रदान करेगा ही, यूपी के पूर्वी भाग को सेवा प्रदान करेगा ही, लेकिन नेपाल को भी, भूटान को भी सेवा प्रदान करेगा, क्योंकि ये एक ऐसे देश है जो लैंड लोकेटेड है, इनके पास में समुद्री सीमा है ही नहीं, तो यहाँ पर सेवा प्रदान करनी उनको पड़ेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम पतन है मुंबई, एन्नोर, चेन्नई, कोलकाता। आप बताइए इसके अंदर क्या आंसर होगा? आपने बिल्कुल कर लिया होगा। एक बार इन थोड़े से पतनों की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं हम। देखिए आप, यहां पर हम कांडला की बात करें, पहले कांडला की बात करते हैं। कांडला में क्या है कि कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर बात की। कांडला का विकास मैंने बताया था कराची पतन के बाद में हुआ। ये पतन क्या करता है? उत्तरी पश्चिमी राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सेवा प्रदान करता है, और साथ में ये मुंबई पतन की जो वजन होता है, भार होता है, उसको भी कम करता है। आप यहाँ पर मुंबई पतन की बात कर ले, ये एक प्राकृतिक पतन है जो देश का सबसे बड़ा पतन है, ये भी ध्यान रखना। और स्वेज नहर, आप इसको अगर नक्शे में देखेंगे, अगर भारत को आप यूं देखेंगे तो यहां से होने के बाद में यहां से स्वेज नहर का जो मार्ग है, उसके निर्माण के पश्चात ये मध्य पूर्वी देशों, ईरान, इराक और भूमध्य सागरीय देशों से जुड़ गया है, बिल्कुल पास में आ गया है ना। और ये देश का सबसे बड़ा टर्मिनल पतन भी है, ठीक है। आगे देखिए आप, जवाहरलाल नेहरू पतन नहाशिवा पतन है। ये मुंबई पतन पे वजन कम करने के लिए बनाया गया है, और ये सबसे बड़ा कंटेनर पतन है ना। मार्मोगांव पतन ये गोवा में जुआरी नदी पर है और ईरान को लोहा अयस्क निर्यात करता है। और आपको अगर याद हो तो मैंने जब कोंकण रेलवे तक कराया था 1998 में, जो उसका बना था, तो उसमें बताया था कि उसके कारण सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? मार्मोगांव पतन को हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपकी मुंबई, एन्नोर। अब चेन्नई में चल जाते हैं। यहाँ पर चेन्नई पर देखिए, चेन्नई में देखते हैं कृत्रिम पतन है क्या। न्यू मैंगलोर आ गया, ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक का पृष्ठ प्रदेश है। कोच्चि पतन, ये पतन केरल में है, वेमनाथ झील के पास में। हाँ, इसमें खास बात सुनिए कि कोच्चि के अंदर, कोच्चि को अगर आप देखेंगे बेटा यहाँ पर तो कोच्चि जो पतन केरल के अंदर है, इसको क्या कहा जाता है? आप ये अरब सागर में है ना, अरब सागर में, तो इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोच्चि पतन को अरब सागर की रानी कहते हैं, है ना, अरब सागर की रानी। और एक बात और ध्यान रखिए, इसके पास एक झील है, वेमनाथ झील। उस वेमनाथ झील को भी हम कह देते हैं कि उसको भी हम अरब सागर की रानी कह देते हैं, ठीक है।
अब आप देखिए कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह से पहले हम एक बार चेन्नई को ले लेते हैं। चेन्नई को आप ले लीजिए, चेन्नई हम यहां पर ले लेते हैं। हाँ, ये रहा चेन्नई। यह पतन पूर्वी तट पर स्थित पहला कृत्रिम बंदरगाह है 1859 में, और एक कृत्रिम पतन के निकट उथला जल होने के कारण विशाल जहाजों के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन ये कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। तो हम बात कर रहे थे प्राचीन कृत्रिम पतन कौन सा सबसे पहला, तो चेन्नई हो जाएगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्नोर किसका अनुषंगी पतन है? अनुषंगी पतन का मतलब होता है कि वह पतन जो मुख्य पतन पर भार कम करने के लिए बनाया गया हो, एन्नोर। तो देखेंगे आप यहाँ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, मुंबई तो चेन्नई जो है जो तमिलनाडु में है, वो एन्नोर जो है वो चेन्नई का अनुषंगी पतन है। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अभी शुरुआत में बताया था, दो देशों के मध्य, मान लीजिए कोई भी देश है, उनके मध्य निश्चित वस्तुओं का निश्चित नियमों के अनुसार आयात व निर्यात होता है, व्यापार होता है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत के निर्यात संगठन में सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक योगदान किसका है निर्यात में? मैंने बाद में बताया भी था आपको, मणिरत्न आभूषण का, विनिर्मित वस्तुओं का, रसायन का, वस्त्र का, सबसे ज्यादा किसका है? विनिर्मित वस्तुओं का है। और विनिर्मित वस्तुएं क्या होती है बताया था मैंने आपको। विनिर्माण का मतलब होता है कि हाथ से या फिर मशीन के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन विनिर्मित वस्तुएं कहलाती है। भारत का सर्वाधिक आयात होता है पश्चिमी यूरोपीय देशों से, एशिया व ओशिनिया से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। देखिए ओशिनिया का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया और प्लस न्यूजीलैंड। ठीक है, तो यहां पर इसका उत्तर है एशिया व ओशिनिया से। मतलब भारत का जो व्यापार होगा वो चाइना से हो जाएगा, बहुत बड़ा है, जनसंख्या भी ज्यादा है, तो वहां से बहुत अच्छा व्यापार होता है। तो एशिया के देशों से सबसे अच्छा सर्वाधिक आयात होता है। भारत का विशालतम कंटेनर पतन है, ये अभी भी आया था, आपने देखा था, है ना, जो हमने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू पतन, जिसका नाम क्या है? नहावा शेवा पतन, जिसको जवाहरलाल नेहरू पतन भी कहते हैं, वो भारत का विशालतम कंटेनर पतन है। भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? अब सबसे बड़े पतन की आ गई, तो ये मान लीजिए बड़ा पतन है, न तो प्राचीन के हिसाब से ये वैसे, तो सबसे बड़ा पतन वो है मुंबई पतन। कौन सा पतन है? मुंबई पतन। देखिए यहां पर कोलकाता की बात भी कर लेते हैं हम, आप इसको देखेंगे, आप यहां पर देखिए मुंबई पतन हमने बात की थी। देश का, देखिए आप, देश का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? मुंबई पतन है, ये हमने बात करी। अब कोलकाता के अंदर बात करेंगे, देखिए आप, ये पतन पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। और सबसे खास बात क्या है बेटा, ये बात को समझेगा कि अगर इस पतन की बात करें तो यहां पर हल्दिया है। कोलकाता जो बंदरगाह है वो समुद्र से अंदर की ओर है और हुगली नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अंतर्देशीय पतन भी कहते हैं। समस्या यह है कि हुगली नदी के अवसाद के कारण पास में अब पारादीप है, विशाखापट्टनम बंदरगाह बन जाने के कारण इसकी उपयोगिता कम हो गई है ना, थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन खास बात क्या है, कोलकाता बंदरगाह आपके पश्चिम बंगाल को, झारखंड को, यूपी को, सिक्किम को, है ना, नेपाल, भूटान को भी सेवाएं प्रदान करता है, उसको भी सेवाएं प्रदान करता है। अंतर्देशीय पतन है उसका पृष्ठीय प्रदेश है। आगे आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबद पतन है? भू आबद यानी ऐसा पतन जो जमीन से घिरा हुआ हो, तो वो पतन अगर आपने पढ़ा होगा बिल्कुल मालूम होगा, विशाखापट्टनम, जो डॉल्फिन नामक चट्टान से घिरा हुआ है। डॉल्फिन नामक चट्टान को काटकर बनाया गया है, डॉल्फिन चट्टान को काटकर बनाया गया है, इसलिए ये एक भू आबद पतन है। कौन सा? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम है कहां पर? आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है विशाखापट्टनम? आंध्र प्रदेश में है। निम्न में से प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह की बात हो रही है, तो कांडला बिल्कुल प्राकृतिक है, जो गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी मुंबई का प्राकृतिक है, सबसे बड़ा पतन है। कोची भी प्राकृतिक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मारमोगा पतन किस नदी पर स्थित है? ये बात की थी, पहले बात आपको मालूम होना चाहिए मारमोगा पतन किस राज्य में है, तो राज्य का मालूम होना चाहिए। राज्य हम बता देता हूं, राज्य है गोवा। अब नदी देख लीजिए, नर्मदा है क्या, जुआरी है, ताप्ती है, कृष्णा है? बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल मालूम होगा कि सर इसका आंसर जुआरी होगा। क्या होगा? जुआरी। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सरल है और आसान तब लगेंगे बेटा जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा। अगर चैप्टर पढ़ा होगा ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे, क्योंकि बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चंस हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। किस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव घटाने के लिए किया गया था? बताइए। कांडला है, कोच्चि है, तुतीकोरन, एन्नोर है। मैंने आपसे बताया था
कि जब कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला जाता है तो एक बंदरगाह का निर्माण किया जाता है कच्ची खाड़ी में, उसको बोलते हैं कांडला। और कांडला बंदरगाह नहीं था तो ये मान लीजिए पंजाब है, आपका हरियाणा है, इधर से यूपी है, इन सब लोग कहां पर आते थे, आपकी मुंबई बंदरगाह में आते थे। लेकिन कांडला के बाद में उसको वजन कम हो गया तो कांडला बंदरगाह इसका उत्तर हो जाएगा, जो आपकी कच्ची खाड़ी में है, कच्ची खाड़ी के मुहाने पर है, जो मुंबई बंदरगाह के दबाव को भी कम करता है। ज्वारीय पतन किस नदी पर स्थित है? ज्वारीय पतन, ज्वारीय वो ज्वारी नदी था, और ज्वारी पतन किस नदी पर है? ये है हुगली नदी पर, हुगली नदी पर। और कौन सा है? आपका कोलकाता बंदरगाह, है ना, वो एक ज्वारीय पतन है। न्यू मैंगलोर पतन से मुख्यतः किसका निर्यात किया जाता है? न्यू मैंगलोर पतन से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। भारत की प्रमुख आयातक वस्तुएं हैं, आयातक वस्तुएं हैं जिनसे आयात किया जाता है, पेट्रोलियम है, मोती रत्न है, उर्वरक है। मैंने आपको उस वक्त भी कराया था भारत की प्रमुख आयातक जो वस्तुएं, देखिए अगर हम यहां पर देखें, शुरुआत में चैप्टर की शुरुआत में था, भारत की प्रमुख आयातक जो वस्तुएं थी वो आप देखिए, यहां पर देखिए, पेट्रोलियम है, अलोह धातु है, मोती है और बहुमूल्य रत्न है। तो पेट्रोलियम हो गया, मोती रत्न हो गया, उर्वरक हो गया, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह बार बार आ रहा है, कृत्रिम बंदरगाह आपको पता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, कोच्चि केरल में है, पारादीप उड़ीसा में है, चेन्नई जो है ना वो कृत्रिम बंदरगाह है और पहला कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे पहला। वर्ष 2016-17 की अनुसार देश में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यरत? अभी भी किया था कि वर्ष 2016-17 के अनुसार देश में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 12, 25, 30 या 35? बताइए आप कितने हैं? 16-17 के अनुसार देश में बुक में दे रखा है, उसी अनुसार करना है। 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने हैं? 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। भारत का कौन सा पतन भूटान, नेपाल और पड़ोसी देशों को सुविधा प्रदान करता है, यानी उनको पश्चिमी प्रदेश से अपनी सुविधा प्रदान करता है? तो बताइए, मैंने आपको यहां से भी कराया था, यहां कोलकाता रह गया तो ये नेपाल को भी देगा, भूटान को भी देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह। यानी इतने क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, समझ रहे हैं आप? इनके पास में सीमा, इनके पास में स्थल सीमा ही, जली सीमा ही नहीं है, तो कहां आएंगे? बिल्कुल पास वाले पे आएंगे ना, तो यहां पर आएंगे। देखिए पारादीप बहुत दूर है, तूतीकोरिन बहुत दूर है, विशाखापट्टनम तो बहुत दूर है। लास्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्यान्न आयात में कमी होने का क्या कारण था? ये कराया हुआ है, शुरुआत में कराया है। एक खाद्यान्न में हम पहले, हमारे पास खाद्यान्न मंगाना था, आयात में सबसे पहले नंबर 1 खाद्यान्न था, लेकिन 1967 के अंदर जब हरित क्रांति आती है तब हमने खाद्यान्न पर हमारी निर्भरता बढ़ गई थी, तो हमने खाद्यान्न को आयात करना कम कर दिया था। तो इसमें आंसर होगा जनसंख्या में कमी नहीं जी, आयातकार में वृद्धि, हरित क्रांति की सफलता, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके कारण हमने खाद्यान्न आयात में कमी कर ली थी, खाद्यान्न हमने उसकी जगह हम बाकी चीजों को हम आयात करने लग गए थे। मुझे उम्मीद है कि बेटा ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। अगर आपने वन शॉट क्वेश्चन देखे होंगे, वन लाइनर देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, फैक्ट टू फैक्ट है। मुझे अब आगे हम बढ़ेंगे, अब लास्ट चैप्टर बच रहा है उसको करते हैं और फिर कई नई चीजें करेंगे। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बेटा।